मैंने अपना आखिरी असैसिन मिशन पूरा किया और असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बना ही था कि सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं एक फीमेल ओरिएंटेड ट्रैजिक नॉवल की दुनिया में आ गया हूँ। मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ने मुझे मेरी ही बर्थडे पार्टी में डंप कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस बेरोजगार मेल लीड को तसल्ली दे सके जिसकी याददाश्त चली गई थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात का था कि ये घटिया सिस्टम मुझे चुपचाप सहने को कह रहा था, वरना मेल लीड वहीं सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देता। मैंने बस एक स्मर्क दिया और सिस्टम को सीधा म्यूट कर दिया। मुझ जैसे अल्टीमेट विलन को भला एक फीमेल ओरिएंटेड सिस्टम की बकवास सुनने की क्या जरूरत। बचपन के प्यार ने धोखा दिया है तो अगले ही दिन उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये असली नकली यंग मास्टर, फर्स्ट लव और रिप्लेसमेंट्स सबके सब भाड़ में जाए। अब इस कैपिटल सिटी में सिर्फ मेरा राज है। बार के अंदर डीजे ने माइक पकड़ा और जोर से चिल्लाया, आज रात का सारा बिल यंग मास्टर ही की तरफ से। चलिए हम सब यंग मास्टर ही को हैप्पी बर्थडे विश करें। चीयरिंग की आवाज से पूरा क्लब गूंज उठा। सेकंड फ्लोर के वीआईपी रूम में मैं सोफे पर बैठा था। मेरे हाथ में विदेशी शराब का गिलास था और मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। मेरे बगल में मेरा दोस्त मेंग चुआन सिगरेट पीते हुए अपनी घड़ी देख रहा था। उसने भवें सिकोड़ते हुए कहा, क्या चक्कर है, आज की ये पार्टी सू फैमिली की दोनों बहनों ने होस्ट की थी ना? कह रही थी कि खास तुम्हारे लिए ये बर्थडे पार्टी रखी है और अब इतना टाइम हो गया है, वो लोग हैं कहाँ? मेंग चुआन जिन दो बहनों की बात कर रहा था उनके नाम सू वानकिंग और सू मिंग्याओ थी। वो मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थी। हम बचपन से साथ पले बड़े थे, यहाँ तक कि इस बात पर लड़ती थी कि मुझसे शादी कौन करेगी। आज की ये बर्थडे पार्टी भी उन दोनों ने महीनों पहले से प्लान की थी, लेकिन किसे पता था कि ऐन मौके पर वो दोनों गायब हो जाएंगे। इस बात ने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया था। मुझे लोगों का ऐसे धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंग चुआन ने अपनी सिगरेट बुझाई और आदत के तौर पर अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोन लगभग उसके हाथ से गिर ही जाता। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं सोफे पर टिका हुआ था और मेंग चुआन को देख रहा था। मेरे ऐसे घूरने पर मेंग चुआन थोड़ा घबरा गया। उसने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा, ये तुम खुद ही देख लो। ये कहकर उसने एक लंबी सांस ली और फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर सबसे ऊपर सू मिंग्याओ की एक पोस्ट थी। बैकग्राउंड में एक बीच था और लोकेशन किसी फॉरेन आइलैंड की थी। रात के समय बीच पर 3 लोग हाथ पकड़े बॉनफायर के चारों ओर खड़े थे। सू वानकिंग, सू मिंग्याओ और सोंगजीत न्यान। उनके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल थी। कैप्शन में लिखा था, बेचारा भाई अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और जॉब नहीं मिल रही, इसलिए भाई का मूड रिफ्रेश करने के लिए उसे यहाँ ले आई। उम्मीद है जीतन्यान हमेशा खुश रहेगा। और आखिर में एक स्माइली इमोजी भी था। मैंने भी अभी अपना सोशल मीडिया चेक किया था, लेकिन मुझे ये पोस्ट नहीं दिखी। साफ था कि उन दोनों ने मुझे ब्लॉक कर रखा था। मेंग चुआन ने वापस फोन लिया और गुस्से में सू मिंग्याओ को कॉल लगा दिया। घंटी काफी देर तक बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मेंग चुआन ने हार नहीं मानी। उसने लगातार 2 बार और कॉल किया। जब कॉल कटने ही वाली थी तब जाकर फोन उठा। फोन के उस पार हवा बहुत तेज चल रही थी और समंदर की लहरों की आवाज भी आ रही थी। सू मिंग्याओ, तुम दोनों का क्या नाटक है? मेंग चुआन ने फोन उठते ही तीखे लहजे में पूछा। उस तरफ सू मिंग्याओ ने भवें सिकोड़ी और उसकी आवाज में भी चिड़चिड़ाहट थी। मेंग चुआन, तुम मुझसे इस तरह से पूछताछ कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सा दिन है? मेंग चुआन की बात सुनकर फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। मुझे ये सब देखकर मजा आ रहा था। मैंने उंगली के इशारे से मेंग चुआन को फोन देने को कहा। मेंग चुआन समझ गया और उसने फोन मुझे दे दिया। मैंने बहुत ही शांत आवाज में बस एक बात कही। अगले ही पल उस तरफ से घबराई हुई आवाज आई, यंग मास्टर हे, मुझे और मेरी बहन को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए हम आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सके। तुम्हारा वो जरूरी काम किसी स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के साथ विदेश में डेट पर जाना है। मैंने सू मिंग्याओ की बात को बीच में ही काट दिया। डेट शब्द सुनकर सू मिंग्याओ ने भवें सिकोड़ी। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी फोन के उस पार से एक और लड़की की आवाज आई। हाँ बिल्कुल, जिंगनियान बचपन से अनाथ है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। अभी उसने ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसे जॉब भी नहीं मिल रही। वो बेचारा बहुत अकेला है, इसलिए मैं और दीदी बस जिंगनियान का मूड ठीक करने के लिए उसे यहाँ ले आए हैं। व्यंजन भैया, क्या तुम इतने छोटे दिल वाले मत बनो प्लीज। ये सू मिंग्याओ की छोटी बहन सू वानचिंग की आवाज थी और तभी मुझे एक बहुत ही चालाक और मासूमियत से भरी आवाज सुनाई दी। मिंग्याओ दीदी, वानचिंग दीदी, क्या मेरी वजह से व्यंजन भैया नाराज हो गए हैं? एक काम करिए, आप दोनों वापस लौट जाइए, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा, कोई बात नहीं। सू मिंग्याओ ने तुरंत उसे तसल्ली दी। हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहते हुए सू मिंग्याओ ने फोन पर मुझसे बात की और इस बार उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी। क्या तुम बिना बात के तमाशा करना बंद कर सकते हो? एक बर्थडे ही तो है, हम वापस आकर तुम्हें दोबारा पार्टी दे देंगे, बस। मैंने अपना कान खुजलाया। मुझे ये सब बड़ा मजाकिया लग रहा था। लगता है मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। सू मिंग्याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरी आवाज की सख्ती सुनकर सू मिंग्याओ कुछ घबरा गई। उसने कुछ समझाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने फोन काट दिया था। मुझे कोई फालतू बकवास नहीं सुननी थी। कुछ चीजें अगर एक बार हो जाएं तो उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अब सू फैमिली को इन दोनों बहनों की हरकतों की कीमत चुकानी होगी। मेरी हे फैमिली इस कैपिटल सिटी की सबसे अमीर फैमिली है। हमारा बिजनेस तो है ही, साथ ही हमारे मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। अंडरवर्ल्ड हो या लॉ, हर जगह हमारा सिक्का चलता है।
हमारी पावर का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं सू मेंग याओ और सू वानचिंग की सू फैमिली किसी अमीर खानदान में गिनती भी नहीं आती। असली रईसों की नज़र में वो बस किस्मत से रातों रात अमीर बने लोग हैं। हमारे परिवारों का कनेक्शन बस इतना था कि बचपन में मैं अपनी दादी के साथ शहर के बाहर एक विला में रहता था और सू फैमिली हमारे पड़ोसी थे। क्योंकि हम बच्चे साथ में खेलते थे, इसीलिए दोनों परिवारों में थोड़ी जान पहचान हो गई थी। उस समय दादी को भी वो दोनों लड़कियां बहुत पसंद थी और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आगे चलकर मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी करूंगा। पिछले कुछ सालों में सिर्फ मेरी वजह से कैपिटल सिटी के बड़े बड़े खानदान उन्हें थोड़ी बहुत इज्जत देते थे, लेकिन अब लगता है कि इसके चक्कर में वो लोग अपनी औकात भूल गए हैं। मैंने फोन मेंग चुआन की तरफ फेंका और बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, अब इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी मौत खुद बुलाना चाहती है तो मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मेंग चुआन को भी समझ आ गया था कि अब इस देश में सू फैमिली के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, सू फैमिली की बहनों ने अपनी किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये उनका नुकसान है। शुक्र है आज के लिए मेरी भी कुछ तैयारियां थी। मेंग चुआन हंसने लगा और उसने ताली बजाई। तभी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स कम से कम 10-12 लड़कियां लाइन बनाकर वीआईपी रूम में दाखिल हुई। मेंग चुआन सोफे पर पीछे की तरफ झुका और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, आज यंग मास्टर ही का जन्मदिन है। अगर तुम सब ने यंग मास्टर ही को खुश कर दिया तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। ये सुनते ही लड़कियों की आंखें चमक उठी। वो सब मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। एक हाथ से एक को पकड़े हुए मैं उनके हाथों से खाना एंजॉय करने लगा। पल भर में ही कमरे का माहौल पूरी तरह से रंगीन हो गया। लेकिन ठीक उसी समय मेरे दिमाग में अचानक एक नोटिफिकेशन साउंड गूंज उठा। टिंग! डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट एक ट्रैजिक प्लॉट का सामना कर रहा है। हैप्पीनेस सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। मेरे चेहरे के भाव एक पल के लिए रुक गए। इस दुनिया में आए मुझे 20 साल हो गए थे और अब जाकर मैंने ये सिस्टम शब्द सुना था। लेकिन मेरे लिए सिस्टम कचरे के डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से ही मुझे एक गजब का ओवर पावर्ड बफ मिल गया था और मेरी किस्मत तो इतनी तेज थी कि पूछो मत। मैं जो कुछ भी सीखना चाहता था उसे चुटकियों में सीख लेता और आसानी से टॉप पर पहुंच जाता। मैं जो भी काम करना चाहता था उसमें मुझे सफलता मिलनी तय थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाला खुद मेरे लिए रास्ते बना रहा हो। मैंने अपने दिमाग में पूछा, सिस्टम तुम्हारा क्या काम है? सिस्टम की रोबोटिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, सुनो, मैं हैप्पीनेस सिस्टम हूं और मेरा काम इस दुनिया की सारी बदकिस्मती को बदलना है। अगर होस्ट मेन कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी को दूर करके उन्हें खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है तो होस्ट को सिस्टम की तरफ से कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं थोड़े ही समय में होस्ट की संपत्ति करोड़ों में पहुंचा सकता हूं, जिससे तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। वाह, क्या जहरीला सिस्टम है। क्या तुम मेरी ही फैमिली को दिवालिया करवाना चाहते हो? टिंग! डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट अभी एक ट्रैजिक प्लॉट का सामना कर रहा है, जहां बचपन का प्यार एक नए इंसान के सामने हार गया है। इसलिए ये मिशन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1, होस्ट तुरंत विदेश में उस हॉलिडे आइलैंड पर जाए और सबके सामने सू फैमिली की बहनों को प्रपोज करे, अपने सच्चे प्यार से उनका दिल जीते और उन्हें एहसास दिलाएं कि होस्ट ही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, ताकि आखिर में खुशी मिल सके। नोट, इसमें उल्टा असर होने और उनके चिढ़ने का भी चांस है। मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड 10 मिलियन कैश। ऑप्शन 2, होस्ट आज से ही सू फैमिली से पूरी तरह नाता तोड़ ले और अगले 1 महीने के अंदर चुपचाप विदेश चला जाए। हार्ड टू गेट प्ले करे ताकि सू फैमिली की बहनों को अपनी असली फीलिंग्स का एहसास हो और वो तुम्हारे प्यार में पागल होकर पीछे पीछे आए। नोट, ये ऑप्शन 100% काम करेगा। सू फैमिली की बहनें होस्ट से बहुत प्यार करती हैं, बस उन्हें अपनी फीलिंग समझने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड 50 मिलियन कैश और कैपिटल सिटी के बाहरी इलाके में एक 3 BHK फ्लैट। होस्ट कृपया अपनी पसंद चुने और खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। ये सारे ऑप्शंस देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे मन में बस एक ही सवाल आया, ये घटिया सिस्टम पक्का खराब हो गया है। ये कैसे बकवास ऑप्शंस हैं? एक में मुझे सिंप बनना है और दूसरे में थोड़ा भाव खाने वाला सिंप। इसका मतलब अगर मैं सू फैमिली की बहनों को छोड़ दूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। और ये सू फैमिली की बहनें हैं क्या चीज? क्या वो मेरे लायक भी हैं? मैं हैरान था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे घटिया ऑप्शंस भी हो सकते हैं। सिस्टम का दिमाग खराब हो गया है क्या? और सबसे मजेदार बात तो ये 10 मिलियन, 50 मिलियन कैश और एक 3 BHK फ्लैट का रिवॉर्ड है। ऐसे भिखारी जैसे इनाम देखकर तो ही फैमिली का कुत्ता भी अपना सिर हिला दे। होस्ट, कृपया इस सिस्टम की प्रोफेशनलिज्म पर शक ना करें। जिसे मैंने बाइंड किया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कृपया होस्ट जल्द से जल्द अपना ऑप्शन चुने। उसी समय आइलैंड पर सू मेंग याओ को फोन काटते हुए देखकर, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वनचिंग ने पूछा, दीदी, वेंजिन भैया ने क्या कहा? सू मेंग याओ का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। वेंजिन शायद गुस्सा हो गया है। अभी उसके बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। हम बस जिंगयान का मूड ठीक करने ही तो आए हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सू वनचिंग ने नाराज होकर कहा, बिल्कुल सही कहा, हम उसकी कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही हैं। क्या हमें हमेशा उसी के आगे पीछे घूमना पड़ेगा? सू मेंग्याओ ने अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हम विदेश में हैं। वेंजिन भैया को हमारी सेफ्टी की तो कोई फिक्र नहीं है, उल्टे वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखा रहा है। मैं 3 दिन तक उससे बात नहीं करूंगी। पास खड़े सोंग जिंगनियान ने एक गिल्ट भरा चेहरा बनाया। सॉरी मेंग्याओ दीदी, वनचिंग दीदी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें भर आईं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ।
मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, बाहर घूमने आना था लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वरना मुझे आप दोनों बहनों को मुझे यहाँ लाने के लिए परेशान नहीं करना पड़ता। उसने अपना सिर उठाया और बोला, और मैं ये भी सोच रहा था कि आप दोनों बहनें दिन रात काम में इतनी बिजी रहती हैं तो थोड़ा बाहर घूमना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपके भैया नाराज हो जाएंगे। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। सॉन्ग जिंगन्यान असल में ही फैमिली के चैरिटी प्रोग्राम का बेनिफिशियरी था। उस समय सू फैमिली और ही फैमिली के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए चैरिटी फाउंडेशन का काम सू मेंग्याओ और सू वनचिंग को सौंप दिया गया था। उसी समय सू फैमिली की बहनों की मुलाकात सॉन्ग जिंगन्यान से हुई थी और सॉन्ग जिंगन्यान ने अपनी मीठी मीठी बातों और चालाकी से दोनों बहनों का दिल जीत लिया था। सॉन्ग जिंगन्यान को इस तरह खुद को कोसते देख दोनों बहनों को उस पर बहुत तरस आया। सू मेंग्याओ ने बहुत ही प्यार से कहा, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस वेंजिन की सोच बहुत छोटी है। बिल्कुल जिंगन्यान, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सू वनचिंग ने भी उसका साथ दिया, लेकिन मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं एक जॉब तक नहीं ढूंढ पा रहा। सू वनचिंग ने गहरी सांस ली। इस पर दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों बाद जब हम वापस जाएंगे तो तुम ही ग्रुप में आकर मेरे असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करना, कैसा रहेगा? ये सुनते ही सॉन्ग जिनन्यान की आंखें चमक उठी। कैपिटल सिटी की टॉप कंपनी होने के नाते ही ग्रुप में तो गेट पर खड़ा गार्ड भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता था। उसके जैसे एक नॉर्मल कॉलेज के लड़के का ही ग्रुप में एंट्री पाना आसमान से खजाना गिरने जैसा था। क्या सच में मैं काम कर सकता हूँ? सू मेंग्याओ ने बड़े प्यार से सॉन्ग जिनन्यान के सर पर हाथ फेरा। बिल्कुल कर सकते हो, आखिर मैं ही ग्रुप में एक मैनेजर हूँ। एक सेक्रेटरी को नौकरी पर रखने पर वेंजिन कुछ नहीं कहेगा। सू मेंग्याओ के बात करने का तरीके में बहुत कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रखा हो। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। बीच पर बॉनफायर के किनारे सू फैमिली की बहनें और सॉन्ग जिनन्यान बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे। लेकिन आज रात सू फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। पूरी तरह रोशन विला के अंदर सू मेंग्याओ के पिता सू शानहरे को एक फोन कॉल ने नींद से जगा दिया था। क्या इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस खींच लिए हैं? सू शानहरे की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फोन के दूसरी तरफ सू शानहरे का सेक्रेटरी था। उसकी आवाज रोने जैसी हो रही थी। जी बॉस, और सिर्फ एक कंपनी नहीं, हमारे साथ काम करने वाले सभी इन्वेस्टर्स ने अभी अभी फोन करके कहा है कि वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सू शानहरे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में जो प्रोजेक्ट था वो आधा पूरा हो चुका था। अगर सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए तो पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और अभी उसके पास जितना पैसा था उससे इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीधा दिवालिया होने की नौबत आ जाएगी। और क्या इन लोगों ने शुरुआत में ही फैमिली की वजह से ही हमारे साथ काम करना शुरू किया था? अब जब प्रोजेक्ट आधा हो चुका है तो ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। क्या इन्हें ही फैमिली से डर नहीं लगता? सू शानहरे भले ही ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने दुनिया देखी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कैपिटल सिटी में कोई ही फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत करेगा। ये नामुमकिन है। क्या तुमने कुछ गलत सुन लिया है? वो अचानक पैसा कैसे निकाल सकते हैं? बॉस, सच में मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना है। 6 इन्वेस्टर्स, सबने लगभग एक जैसी ही बात कही है। उनका कहना है कि हमारे प्रोजेक्ट में सेफ्टी इश्यूज हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही होगा। सू शानहरे ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थीं। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है। ही फैमिली का क्या कहना है? सू शानहरे ने फोन पर चिल्लाते हुए पूछा। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। सू शानहरे ने फोन काट दिया। वो इतना घबराया हुआ था जैसे आग पर चींटी खड़ी हो। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट छानी और मेरा फोन नंबर निकाला। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता था। घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन फोन उठने का कोई नामो निशान नहीं था। सू शानहरे के हाथ कांप रहे थे। वो बिना रुके बार बार मुझे कॉल कर रहा था। वो उठा नहीं रहा। क्या वो सो गया है? जल्दी फोन उठाओ। दूसरी तरफ हमारी जंगली पार्टी के बीच मेंग चुआन ने मेरे टेबल पर रखे मेरे चमकते हुए फोन को देखा। भाई, तुम्हारा फोन बज रहा है, मेंग चुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उस वक्त शराब पी रहा था। मैंने फोन की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। सू शाहने में अभी भी मुझे कॉल करने की हिम्मत है। मैंने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। उस तरफ सू शाहने लगभग रोने की हालत में था। वेंजन, आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। मुझे अभी खबर मिली है कि सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस खींच लिया है। अंकल सू, मुझे इस बारे में पता है। मैंने बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे की बात की। इन्वेस्टर्स का भागना उनका अपना फैसला है। सच कहूं तो मैं भी उनकी तेज अकल देखकर हैरान हूं। मैंने बस अभी अभी बात फैलाई थी और उन्होंने इतनी जल्दी फैसला भी ले लिया। सू शाह ने पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, वेंजन, तुमने अभी बात फैलाई थी, इसका क्या मतलब है? जाकर अपनी दोनों लाडली बेटियों से पूछ लीजिए। मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ सू शाह ने फोन कटने के बाद सन्न खड़ा रह गया, जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। ये साफ था कि सू फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे एक इशारे की वजह से था। ये कैसा भद्दा मजाक है? अगर ही फैमिली ने सू फैमिली पर हमला कर दिया तो क्या उसके जैसे किस्मत से अमीर बने इंसान के बचने की कोई उम्मीद है? ये सोचकर सू शाह ने बहुत घबरा गया।
आज आखिर हुआ क्या है? क्या व्यंजन का मेरी दोनों बेटियों के साथ कोई बड़ा झगड़ा हो गया है? खुशकिस्मती से आज की घटना को छुपाया नहीं गया था, इसलिए इसकी जानकारी निकालना काफी आसान था। विला में बैठकर बेचैनी से सिगरेट पीते हुए सू शाहने को जल्दी ही पूरी कहानी का पता चल गया, और वो सब सुनकर सू शाहने सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेंग याओ और वांचिंग ने आज व्यंजन को धोखा दिया और वो सॉन्ग जिंगनियन के साथ विदेश घूमने चली गईं? जी बॉस, इस घटना के आधे घंटे के अंदर ही हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान कर दिया। सू शाह ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। ये क्या बेवकूफ़ी है? ये दोनों बेवकूफ़ लड़कियां आखिर कर क्या रही हैं? सू शाह ने आग बबूला हो गया। उसने अपना फोन निकाला और खुद अपनी बेटियों को कॉल किया। सू शाहने ने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। वो बस फोन उठने का इंतजार कर रहा था। इस बार फोन जल्दी उठ गया। फोन सू वांचिंग ने उठाया था। बेवकूफ लड़की, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रही हो, लेकिन अभी के अभी तुरंत वापस देश लौटो। सू शाहनी की आवाज में बिल्कुल प्यार नहीं था। वो बुरी तरह दहाड़ रहा था। लेकिन सू वांचिंग को कोई परवाह नहीं थी। डैड, इतनी टेंशन मत लीजिए, हम बस जिंगनियान का मूड ठीक करने ही तो आए हैं। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात? क्या तुम हमारी सू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? सू शान हे ने गुस्से से आंखें फाड़ लीं। ठीक है डैड, हमें इस बारे में पता है। व्यंजन भैया बस गुस्से में बोल रहे हैं। बचपन से ही व्यंजन भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप इसे दिल पर मत लीजिए। कुछ दिनों बाद जब मैं और दीदी वापस आएंगे तो हम व्यंजन भैया के लिए दोबारा बर्थडे मना लेंगे और उन्हें मना लेंगे। सू वांचिंग और उसकी बहन मेरे साथ ही बड़ी हुई थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। आखिर में बहुत कम गुस्सा करता था और हर चीज को बहुत आसानी से माफ कर देता था। मेरे अंदर अमीरजादों वाला कोई एटीट्यूड नहीं था। खासकर सू फैमिली की दोनों बहनों को लेकर मेरा रवैया बिल्कुल अलग था। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वही दोनों मेरे इतने करीब आ पाई थीं, इसलिए उन दोनों बहनों को पूरा यकीन था कि मैं इस छोटी सी बात के लिए उनसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। एक छोटे भाई पर थोड़ा प्यार ही तो लुटाया है, इसमें क्या बड़ी बात है? और फिर व्यंजन भैया का बर्थडे मनाने के लिए हर साल इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, लेकिन जिंगनियान बचपन से ही अनाथ है और जब उसे चोट लगती है तो वो अकेला कोने में छुपकर रोता है। अगर तुलना की जाए तो जाहिर है कि जिंगनियान को प्यार की ज्यादा जरूरत है। सू वांचिंग को लगा कि अगर वो मुझे ये सब अच्छे से समझा देगी तो मैं उसे जरूर समझ जाऊंगा। सू शान हे की आंखें फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अगले ही पल फोन के उस पार से एक लड़के की आवाज आई, बहुत ही नाजुक और मीठी सी आवाज जिसे सुनकर ही उल्टी आ जाए। वांचिंग दीदी, मैंने आपके लिए बारबेक्यू बनाया है, थोड़ा टेस्ट करके देखिए ना। आइए, मैं आपको खिलाता हूँ। जिंगनियान, तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सू शान हे ने गहरी सांस ली। सू वांचिंग, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानोगी? ये सुनकर सू वांचिंग भी चिढ़ गई। उसके अपने पिता को उसकी और उसकी बहन की कोई परवाह नहीं थी, और ऊपर से फोन करते ही उन्हें सुनाने लगे। मिट्टी के इंसान को भी गुस्सा आ जाता है। डैड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आते ही मुझे और दीदी को क्यों डांट रहे हैं। जब आप सबको लगता है कि हम गलत हैं तो फिर बात ही खत्म। कुछ दिनों बाद हम वापस आकर व्यंजन भैया को सब समझा देंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही सू वांचिंग ने बिना कुछ सोचे समझे फोन काट दिया। इसके बाद सू शान हे ने जितनी बार कॉल किया किसी ने फोन नहीं उठाया। सिर्फ सू वांचिंग ही नहीं, सू मंगायो का भी यही हाल था। सू शान हे का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी दोनों बेटियां इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं। उनके पास इतनी बड़ी खुशकिस्मती थी, हे फैमिली के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे और भविष्य में हमारी हे फैमिली से रिश्तेदारी भी हो सकती थी। किसे पता था कि ऐन मौके पर सोंग जिंगनियान नाम की ये मुसीबत टपक पड़ी। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो कम से कम प्राइवेट में तो रखो। क्या किसी को भनक लगे बिना काम नहीं हो सकता था? और ऊपर से सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। क्या ही फैमिली को पागल समझ रखा है? सू शान हे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना फोन सोफे पर पटक दिया और हंसते हुए भारी आवाज में हुक्म दिया, मेंग याओ और वांचिंग के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो और मेरे कुछ लोगों को उस हॉलिडे आइलैंड पर भेजो। दोनों लड़कियों को पकड़कर वापस लाओ और उस सॉन्ग जिंगनियान को भी घसीट कर यहाँ ले आओ। आखिरकार वो भी जीरो से उठकर यहाँ तक पहुंचा था तो उसके पास भी कुछ पावर थी। सू मेंग याओ और सू वांचिंग को जल्द से जल्द देश लौटना ही होगा और फिर जाकर मुझसे माफी मांगनी होगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दिन काम रुकने का कितना नुकसान होगा? सू शान हे इसके बारे में सोचकर ही कांप रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, और मेरे लिए कुछ बहुत ही शानदार गिफ्ट्स पैक करवाओ। कल सुबह सुबह मैं खुद ही फैमिली के पास जाकर उनसे मिलूंगा। एक पूरी रात की पार्टी के बाद मैं अपने विला वापस लौटा। गाड़ी से उतरते ही मेरे पीछे खड़े मेरे ड्राइवर लॉन्ग जंथायन ने पूछा, यंग मास्टर,
क्या सू फैमिली की बहनों का मामला मैं संभाल लूं? ये मेरा ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड था। अगर ये कोई आम अर्बन नॉवल होता तो इसका भी कोई भारी भरकम टाइटल होता, ड्रैगन किंग। वो अभी विदेश में है, मैं बिना किसी को भनक लगे उन्हें हमेशा के लिए गायब कर सकता हूँ, लॉन्ग जन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने अभी कोई जवाब भी नहीं दिया था कि मेरे दिमाग में सिस्टम की हवा टाइट होने लगी। उसकी रोबोटिक आवाज तुरंत मेरे दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते। सू फैमिली की बहनें असल में अब भी आपसे प्यार करती हैं और ये सब तो बस एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के बाद ही आप एक खुशहाल जिंदगी पाएंगे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और दिमाग में ही हंसा। तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया में मुझे पसंद करने वाली और ही फैमिली की मालकिन बनने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों की गिनती 1000 नहीं तो 800 तो होगी ही। तो क्या मुझे उन सबका ख्याल रखना पड़ेगा? लेकिन सू फैमिली की बहनें होस्ट की डेस्टिनी हैं। डेस्टिनी? मैंने मजाक उड़ाते हुए अपना सिर हिलाया। तो अगर मैंने तुम्हारे ऑप्शंस के हिसाब से काम नहीं किया तो क्या ऊपर वाला मुझे सजा देगा? सिस्टम अभी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैं उसकी बातें सुनकर पक चुका था। मैंने बस एक विचार किया और पल भर में सिस्टम की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। सिस्टम सुन्न पड़ गया। ये क्या हुआ? आज तक हमेशा यही सुना था कि सिस्टम होस्ट को ब्लॉक करता है। आज ये उल्टा कैसे हो गया? ये कैसा मजाक है? मैंने उस बेवकूफ सिस्टम को इग्नोर किया और ये सोचने लगा कि सू फैमिली की बहनों को चुपचाप गायब करवाया जाए या नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने अपना हाथ हिलाया। इतनी भी जल्दी क्या है? मौत किसी को सजा देने का इकलौता तरीका नहीं है। अगर वो इतनी आसानी से मर गईं तो ये बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? हालांकि थोड़ा सा ब्याज तो वसूल किया जा सकता है। सच कहूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मौत सामने खड़ी होगी तब वो सॉन्ग जिंग न्यान क्या करेगा, जिस पर वो दोनों बहनें इतना प्यार लुटाती हैं। लॉन्ग जन ने अपनी आंखें उठाईं, जैसे वो सब समझ गया हो। उसके चेहरे पर एक खूंखार स्माइल आ गई। मैं समझ गया यंग मास्टर। लॉन्ग जन को ऑर्डर देने के बाद मैं अपने विला के अंदर वापस आ गया। जैसे ही मैं बैठा मेरा फोन बजने लगा। कॉल करने वाली मेरी दादी थीं। बचपन से ही मेरे मॉम डैड काम में बहुत बिजी रहते थे, इसलिए मुझे मेरी दादी ने पाला था। इसलिए मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी ने मुझे कॉल किया था और वो भी सू फैमिली की बहनों के मामले में। व्यंजन, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूं, लेकिन मेरी सोच पुरानी नहीं है। मुझे पता है कि तुम आजकल के नौजवानों को फ्रीडम और अपनी पसंद से प्यार करना पसंद है। इसलिए अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम्हें मेरी इज्जत की खातिर उनसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बटलर से सू फैमिली की बहनों के बारे में सब सुन लिया है। उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैं यही सोच रहा था कि मैं दादी को ये सब कैसे बताऊंगा। आखिर दादी ही वो इंसान थी जिनकी मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करता था, वरना दादी की खातिर ही मैंने शुरुआत में सू फैमिली की बहनों को इतनी छूट नहीं दी होती। आप फिक्र मत करिए दादी, मुझे पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैंने जवाब दिया। फोन काटने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। अब मेरी राह की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई थी। अब सू फैमिली का मिटना तय है, लेकिन उससे पहले मुझे इस सो कॉल्ड सिस्टम से थोड़ा मजा लेना था। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मैंने सिस्टम से ब्लॉक हटा दिया और सिस्टम तुरंत पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगा। होस्ट, आपने ये कैसे किया? ये नामुमकिन है, आप मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? सिस्टम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा डर भी गया था। ये आदमी उसके पास मौजूद डेटा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे अनजाने में ही सिस्टम और होस्ट की पोजीशन आपस में बदल गई थी। मैंने बस अपनी सिगरेट की राख झटकी और बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने ये कैसे किया इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम कहां से आए हो। होस्ट, सिस्टम ऊपर वाले की तरफ से उन लोगों के लिए एक तोहफा है जिनकी किस्मत उनके साथ नाइंसाफी करती है। ये किस्मत बदलने का एक मौका है, ऊपर वाले का एक वरदान है। मेरे सवाल पर सिस्टम ने बहुत ही धार्मिक लहजे में कहा। मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाओ। ये कहने के बाद मैंने सिस्टम को दूसरा शब्द बोलने का मौका दिए बिना उसे फिर से म्यूट कर दिया। सिस्टम की उस चिढ़ाने वाली आवाज के बंद होने के बाद मैं जल्दी सो गया। अगली सुबह उठने के बाद ही मैंने सिस्टम को आजाद किया। आज सच बोलोगे? मैंने फिर से पूछा। मुझे कुछ याद आया और मैंने मजे लेते हुए कहा, अगर अभी भी नहीं बताना चाहते तो हम अगले हफ्ते बात करेंगे। और हाँ, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुमने मुझे इसलिए बाइंड किया है और सू फैमिली की बहनों से सुलह करने के ऑप्शंस इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ऑप्शंस तुम्हारे फायदे के हैं, है ना? एक हफ्ते बाद हो सकता है उनकी कब्र पर घास 1 मीटर लंबी हो जाए और तब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मेरी बात खत्म होते ही सिस्टम की रोबोटिक आवाज फिर से गूंज उठी। होस्ट, कृपया सिस्टम को मजबूर मत कीजिए। ये सिस्टम ऊपर वाले का भेजा हुआ है। क्या आपको भगवान की सजा से डर नहीं लगता? ठीक है, तो ऊपर वाले को मुझे सजा देने दो। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। ये साफ था कि मेरा इस दुनिया में आना ही एक एक्सीडेंट था। और जिस तरह से मैं बिना किसी परेशानी के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ वो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये दुनिया मुझे जज नहीं कर सकती। जब ऐसा है तो फिर डरने की क्या बात है? अगर इस घटिया सिस्टम में इतनी ही पावर है तो आसमान से बिजली गिराकर दिखा दे मुझ पर। होस्ट, आपका इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान भी आपको सजा नहीं दे सकते तो क्या हुआ, ये सिस्टम यहाँ से जा भी तो सकता है। मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना ही काफी है।
ये सुनकर मैं हंसा। सच कहूं तो तुम बहुत मासूम हो। मुझे नहीं पता कि तुम भाग सकते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने मिशंस तो पूरे करने ही होंगे ना। तुम्हें किसी डेस्टिनीज चाइल्ड से जुड़ना होगा ना। मानो या ना मानो, मैं इस दुनिया के सारे डेस्टिनीज चिल्ड्रन को खत्म कर दूंगा। फिर क्या करोगे? ये सुनकर सिस्टम साफ तौर पर घबरा गया था। उसे भी एहसास हो गया था कि मुझ में ये करने की पूरी पावर है। सिस्टम चुप हो गया, लेकिन मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। तब मैं तुम्हें सू फैमिली की बहनों की कब्र दिखाने ले जाऊंगा। देख लेना कि वहां घास कितनी बड़ी हो गई है। रुको। इस बार उसकी रोबोटिक आवाज में साफ तौर पर घबराहट थी। सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि बात यहां तक कैसे पहुंच गई। स्क्रिप्ट के हिसाब से जिस ही फैमिली को बर्बाद हो जाना चाहिए था, वो तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। जिस आदमी को उसे आसानी से कंट्रोल कर लेना चाहिए था, वो उल्टे उसे ही धमकियां दे रहा है। लेकिन जो भी हो, अब क्योंकि वो मुझसे बाइंड हो चुका है, तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं सब बता दूंगा। सिस्टम ने हार मान ली। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो फिर बताओ, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है? सिस्टम काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने बस 2 शब्द कहे, आत्मा हड़पना। जब आप सिस्टम की रिवॉर्ड्स पाकर इस दुनिया के सबसे लकी इंसान बन जाएंगे, तो सिस्टम आपकी आधी किस्मत चूस लेगा। ये सुनकर मेरी भवें तन गईं। अगले ही पल सिस्टम की रोबोटिक आवाज खौफ से भर गई। उसी वक्त मेरे कानों में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगा। वार्निंग, सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया है। बेस कमांड्स को फिर से लिखा जा रहा है। आपने अपनी विल पावर से सिस्टम की बेस कमांड्स को बदल दिया है। मैं किसी को भी अपनी किस्मत चुराने की इजाजत नहीं दूंगा। सिस्टम को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसने आखिर किस राक्षस से खुद को बाइंड कर लिया था? अब से ये सिस्टम पूरी तरह से मेरा गुलाम बन चुका था। बस अफसोस की बात ये थी कि सिस्टम की कॉन्शियसनेस को मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन परमिशन छिन जाने के बाद वो सिस्टम का कोई भी फीचर यूज नहीं कर सकता था। अब वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनकर रह गया था। मैं आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल और रिमाइंडर बनकर रहूंगा। सिस्टम ने अपना पुराना घमंड छोड़ दिया और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। सिस्टम की असलियत जानने के बाद मैंने उसे अभी के लिए साइड में रख दिया। उसी समय यूलोंग मैनर विला के कुछ ही दूरी पर एक माईबाग तेजी से इस तरफ आ रही थी। गाड़ी में सू शानहरे और उसकी जवान बीवी लिन यून बैठे थे। सू शानहरे की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो बीती रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। उन इन्वेस्टर्स की अक्ल बहुत तेज थी। मैंने बस एक इशारा किया था और 1 घंटे के अंदर ही जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सब ने कैंसिल कर दिए। सब ने पैसे निकाल लिए। कुछ पार्टनर्स ने तो पेनल्टी देकर भी सू शानहे के साथ काम करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट को भी आज सुबह ऑफिशियल्स ने सील कर दिया था। सू शानहे मेरी पावर देखकर खौफ में था। सिर्फ एक रात में ही पूरी दुनिया पलट गई थी। ये पहली बार था जब उसने पावर का खौफ महसूस किया था। कोई और रास्ता न देखकर वो भारी भरकम गिफ्ट्स लेकर सुबह सुबह मुझसे माफी मांगने यूलोंग मैनर आ गया। सू फैमिली की गाड़ी यूलोंग मैनर के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए सू शानहे और लिन यून को गेट पर ही रुकना पड़ा। मैनर के अंदर झांकते हुए उन्हें जल्दी ही पेट्रोलिंग करते हुए गार्ड्स दिख गए। सू शानहे ने तुरंत डोरबेल बजाई। अरे भाई, मैं सू शानहे हूँ, वेंजिन का अंकल। मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। मुझे हे फैमिली के पास आने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। मैंगहू हंसा। उसने अपना सिर तिरछा किया और सू शानहे को घूरते हुए कहा, आपको भी पता है कि वो पहले की बात थी। सू शानहे को एक पल के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बगल में खड़ी लिन यून के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लिन यून सू शानहे की छोटी मिस्ट्रेस थी। बाद में जब सू शानहे की पहली पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब जाकर लिन यून ने उसकी जगह ली थी। सू शानहे से शादी करने के बाद उसका स्टेटस भी रातों रात आसमान चूमने लगा था, खासकर जब उनका बिजनेस पीक पर था। पूरी कैपिटल सिटी के अमीर खानदानों की औरतें उसे इज्जत देती थीं, लेकिन आज उसे असली बॉस से तो मिलने दिया ही नहीं, उल्टे कुछ घटिया गार्ड्स ने उसे गेट पर रोक लिया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो वो लिन यून उन हाई सोसाइटी की औरतों के सामने अपना मुंह कैसे दिखाएगी? ओए, एक मामूली गार्ड की हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं? लिन यून खुद को रोक नहीं पाई और सीधा गालियां देने लगी। आगे चलकर मेरी बेटी इस जगह की मालकिन बनेगी और मैं तुम्हारे बॉस की सास बनूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा सलूक करने की? ये सुनते ही मैंगहू के भी होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मेरे कान खराब हो गए हैं। अगले ही पल सारे गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। मैंने सही सुना ना? ये सू फैमिली के लोग यहाँ का मालिक बनना चाहते हैं? क्या मजाक है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि वापस जाओ और तकिया लगाकर सो जाओ। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। हंसा हंसा कर मार डाला मुझे। क्या बेवकूफ लोग हैं। गार्ड्स को इस तरह मजाक उड़ाता देख लिन यून गुस्से से कांपने लगी। तुम जैसे नीच गार्ड्स की ये हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी।
ये कहते हुए लिन यून ने गेट के पार से हाथ बढ़ाकर मेंगहू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मेंगहू ने लिन यून का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैडम सू, अगर इज्जत दी जा रही है तो इज्जत से रहिए। आपको ये जगह क्या लगती है जहां आप इस तरह का तमाशा कर सकती हैं? ये कहते ही मेंगहू की आंखों में खतरनाक चमक आई और अगले ही पल उसने लिन यून की कलाई सीधा मरोड़कर तोड़ दी। भयानक दर्द से लिन यून की आंखें फटी रह गईं और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। सू शानहे का चेहरा भी बहुत बुरा लग रहा था। कुछ भी हो, लिन यून उसकी पत्नी थी और मैं तो सू शानहे के आंखों के सामने ही बड़ा हुआ था। वो मेरे लिए एक बड़े बुजुर्ग के समान था, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग की पत्नी को एक नौकर ने पीट दिया। हालांकि सू शानहे माफी मांगने आया था, लेकिन अब उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और ठीक उसी समय इस शोर शराबे की वजह से मैनर के अंदर भी हलचल मच गई। मैं मैनर के दरवाजे पर आ गया। मुझे देखकर सू शानहे की आंखों में एक उम्मीद जगी। वेंजिन, जल्दी आकर अपने नौकरों को देखो, इन्हें अपनी औकात नहीं पता। इसने मेरी पत्नी की कलाई तोड़ दी। मेंगहू ने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा और तुरंत झुककर माफी मांगी। सॉरी यंग मास्टर, ये औरत यहाँ फालतू का तमाशा कर रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपना हाथ उठाकर मेंगहू को चुप कराया। फिर मैं गेट के पास आया और अपने आदमियों को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया। गेट के बाहर सू शानहे ने लिन यून को संभाल रखा था। उसके चेहरे पर जीत वाली स्माइल आ गई थी। खासकर लिन यून तो मेंगहू को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने बहुत ही बेचार बनकर कहा, वेंजिन, जरा अपने नौकरों को देखो, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। लगता है इनमें मौत का खौफ नहीं बचा है, तो इन्हें अभी काम से निकाल दो। उसने फिर से मेंगहू को नफरत भरी नजरों से देखा। और इस बदतमीज आदमी से कहो कि मुझे कम से कम 1 मिलियन का मुआवजा दे। लेकिन मेंगहू ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना सिर मेरी तरफ झुकाए रखा। मैं बस थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर मैंने पीछे की तरफ उंगली से इशारा किया। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, इस औरत का दिमाग खराब है, इसे सिखाऊं कि आगे से बात कैसे करते हैं। ये सुनते ही मेंगहू की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। ये कहते ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो जबरदस्ती लिन यून को घसीटे ले जाए। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लिन यून घबरा गई। वो पीछे हटते हुए सू शानहे के पीछे छुपने लगी, लेकिन मेंगहू और उसके आदमियों में बहुत ताकत थी। उन्होंने उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई मुर्गी का बच्चा हो। सू शानहे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेंगहू की नजरों से मिली, वो बुरी तरह कांप गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली और एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने चुपचाप लिन यून को साइड में घसीटे जाते हुए देखा। फिर लिन यून के चेहरे पर एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ पड़ने लगे। उसका गोरा सा चेहरा तुरंत सूज गया और उसके होठों से खून भी रिसने लगा, लेकिन मेंगहू और उसके आदमियों का रुकने का कोई इरादा नहीं था। सू शानहे से ये देखा नहीं गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे रहम की भीख मांगने ही वाला था, लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी वही शांत स्माइल थी। मैंने कहा, यहाँ खड़े खड़े पैर दर्द करने लगे। अंकल सू, क्या आपको मुझसे कोई काम नहीं था? शुरू से लेकर आखिर तक मैंने लिन यून की तरफ एक नजर भी नहीं देखा था। मेरे चेहरे पर अब भी वही एलिगेंट सी स्माइल थी। अगर बगल से लिन यून की चीखने चिल्लाने की आवाजें ना आ रही होती तो सू शानहे को यही लगता कि मैं एक बहुत ही प्यारा और शरीफ लड़का हूँ। मैं पवेलियन में आया और आराम से बैठ गया। इंतजार कर रहे नौकर तुरंत मेरा ब्रेकफास्ट ले आए, जो मैं अभी तक खा नहीं पाया था। अंकल सू, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हैं, क्या आपको कुछ जरूरी बात करनी है? ओह हाँ, आज ब्रेकफास्ट में मैंने आपके लिए कुछ तैयार नहीं करवाया है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं मुस्कुराते हुए सू शानहे को देख रहा था। मेरे कानों में लिन यून की चीखें गूंज रही थीं और इस वक्त मेरी ये स्माइल देखकर सू शानहे को अपने पैरों से लेकर सिर तक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मैं उसकी सोच से कहीं ज्यादा खूंखार था। वो डर के मारे कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। सू शानहे ने गहरी सांस ली। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वंजिन मंग्याओ और वंचिंग ने जो भी किया, मुझे सब पता चल गया है। ये सब सच में मेरी इन दोनों नालायक बेटियों की गलती है। मैंने उन्हें तुरंत देश लौटने का ऑर्डर दे दिया है। उनके वापस आते ही मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। वो अभी नासमझ हैं, तुम प्लीज उन्हें एक बार माफ कर दो। मैं दूध पी रहा था। मेरे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। मैंने अपना गिलास नीचे रखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, अंकल सू, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा आपकी दोनों बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर माफ करने की बात कहां से आ गई? सू शानहे का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने कहा, वंजिन, गुस्से में आकर ऐसी बातें मत कहो। तुम बचपन से मंग्याओ और वंचिंग के साथ बड़े हुए हो। इतने सालों का रिश्ता है। दूसरे लोग उन्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुम भी उन्हें नहीं समझते? वो दोनों लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। मेरी नजरों में ठंडक आ गई। तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे इसके लिए उनका एहसानमंद होना चाहिए? सू शानहे का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कुछ बातें मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सू फैमिली की बहनें मेरी जिंदगी में रहें या ना रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी ही फैमिली को बेवकूफ समझोगे। एक तरफ तुम ही फैमिली के नाम का फायदा उठाते हो और दूसरी तरफ मेरे नाम को मिट्टी में मिलाने वाले काम करते हो। सच कहूं तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि तुम्हें ये हिम्मत कहां से मिली?
मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैंने सू शानहे के चेहरे को हल्के से थपथपाया। मैंने थोड़ा आगे झुककर सीधा उसकी आंखों में देखा। भूलना मत, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता हूँ। कुछ चीजें करने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वैसे भी अभी जो हुआ है वो तो बस एक मामूली सा बिजनेस कॉम्पिटिशन है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं खुद अपने हाथ गंदे करके तुम्हें बर्बाद करूं। अपना ख्याल रखना, अभी तो तुम्हारे लिए और भी बड़े सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। सच कहूं तो अभी तक मैंने सू फैमिली पर कोई सीधा हमला नहीं किया था। अभी जो हो रहा था वो बस इसलिए था क्योंकि कल रात मैंने यूं ही कह दिया था कि सू फैमिली का कोई वजूद बचने की जरूरत नहीं है। ये सब मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने भव्य सिकोड़ी और हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, सुबह सुबह यहां आकर ये जो रोना धोना मचा रखा है, इसे देखकर मेरा मूड खराब हो रहा है। इन्हें यहां से बाहर फेंक दो। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। सू शानहे खाली नजरों से मुझे जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दांत पीस रखे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बेदर्द कैसे हो सकता हूं कि मैंने उसकी सू फैमिली को बचने का एक मौका तक नहीं दिया। वंजिन, मैंने तुम्हें अपने सामने बड़ा होते देखा है। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन ही फैमिली के गार्ड्स आगे आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसके साथ खड़ी लिन युन, जिसका चेहरा थप्पड़ों से सूजकर टेढ़ा हो चुका था, उसे भी घसीटते हुए यूलोंग मैनर के बाहर ले गए। लिन युन के तो दांत तक टूट चुके थे। उसका सूजा हुआ मुंह सिर्फ हल्की हल्की सिसकियों की आवाज निकाल पा रहा था। उन दोनों को एक साथ यूलोंग मैनर से बाहर फेंक दिया गया। वो दोनों जमीन पर लुढ़क रहे थे। मैंगहू ने नफरत से उनके सामने थूका और वापस जाने के लिए मुड़ा। सू शानहाई अब सच में घबरा गया था। वो तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन गार्ड्स ने उसे फिर से रोक लिया। कोई और रास्ता न देखते हुए वो मेरे जाने की दिशा में जोर से चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरी जिंदगी मेरी बेटियों के साथ नहीं रह पाओगे। ये बात सुनते ही पूरे कोर्टयार्ड में सन्नाटा छा गया। मैंगहू ने सिर हिलाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या तुम्हारी दोनों बेटियां सोने की बनी हैं? क्या तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए खुद पर हंसी नहीं आती? इतने सालों में भले ही सू फैमिली की बहनें यंग मास्टर के करीब रही हों, लेकिन हमेशा वही खुद आगे पीछे घूमती थीं। सू फैमिली की नजरों में ये बात ऐसी कैसे हो गई कि हमारे यंग मास्टर तुम्हारी बेटियों के बिना जी नहीं सकते? दूर खड़ा मैं भी ये सब सुनकर पक चुका था। सही बात है, सिस्टम मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। ये दुनिया सच में एक फीमेल ओरिएंटेड ट्रैजिक नॉवल की दुनिया है, वरना किसी नॉर्मल इंसान का दिमाग इतना अजीब कैसे सोच सकता है? भगाओ इन्हें। सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया, मैंने बात काटते हुए कहा। और हाँ, अगली बार ऐसे फालतू लोगों को मेरे मजे में दखल अंदाजी मत देना। सू शानहाई को गार्ड्स ने धक्के मारकर मैनर से बाहर निकाल दिया। उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थीं। इतने सालों में ये पहली बार था जब उसे इतनी बुरी तरह बेइज्जत होना पड़ा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो अपने सामने खड़े इस कमीने गार्ड से बदला लेना चाहता था, लेकिन दिवालिया होने की कगार पर खड़ी अपनी कंपनी का ख्याल आते ही सू शानहाई ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वो मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। भले ही बात यहां तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। उसे लग रहा था कि मैं अभी बस गुस्से में हूं। इस पूरे ड्रामे की जड़ उसकी दोनों बेटियां ही थीं। अगर वो उन दोनों को यहां लेकर आए और वो खुद आकर मुझसे माफी मांगे तो उसे पूरा यकीन था कि मेरा दिल पिसट जाएगा। आखिर हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे और हमारा 10 साल से भी ज्यादा पुराना रिश्ता था। सू शानहाई ने मैनर के अंदर देखते हुए कहा, वेंजिन, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो। अगर तुम आज बात नहीं करना चाहते तो मैं किसी और दिन आऊंगा। ये सुनकर मैंगहू हंसा। ठीक है, आ जाना, फिर हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि हमारे हाथों में कितनी ताकत बची है। सू शानहाई की अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुड़ा और सुअर जैसे सूजे हुए चेहरे वाली लिन युन को लेकर तेजी से वहां से चला गया। विला के अंदर मैं अपनी सुबह की चाय पी रहा था और अपने दिमाग में सिस्टम की बकवास सुन रहा था। मास्टर, क्या आप सच में कोई भी मिशन पूरा नहीं करेंगे? माना कि सिस्टम का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में है, लेकिन मैंने पहले जो मिशंस दिए थे वो बहुत सोच समझकर बनाए गए थे। सू फैमिली की बहनों के पास सच में कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। मैंने हैरानी से पूछा, सू फैमिली की बहनों के पास ऐसा क्या है? सिस्टम ने कहा, मेरे पास एक स्कैनिंग फीचर है। चाहे मेन कैरेक्टर हो या साइड कैरेक्टर, मैं एक नजर में उनकी सारी डिटेल्स देख सकता हूं, यहां तक कि आत्मा, किस्मत, उम्र और उनकी स्किल्स जैसी चीजें भी। सिस्टम थोड़ा रुका और मुझे मक्खन लगाते हुए बोला, सबसे पहली चीज है उनकी किस्मत और दूसरी है उनकी उम्र। मैंने अपनी भवें चढ़ाई। किस्मत की मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं इस दुनिया का एब्सोल्यूट लकी चाइल्ड था, लेकिन उम्र एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करना मेरे लिए फायदे का सौदा हो सकता था। सिस्टम ने आगे कहा, स्कैनिंग के रिजल्ट के हिसाब से सू फैमिली की दोनों बहनें 100 साल तक जीने वाली हैं। अगर आप उन्हें अपना पार्टनर बना लेते हैं तो मास्टर, आपको करीब 3 साल की एक्स्ट्रा लाइफ मिल सकती है। सिर्फ 3 साल? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी जैसी फिटनेस के साथ अगर सिस्टम मुझे 10 साल की लाइफ ना भी दे तो भी मैं आराम से 100 साल तक जी सकता हूँ। मुझे इन 2-3 सालों की एक्स्ट्रा लाइफ की कोई परवाह नहीं है। तभी मैंने अपना फोन निकाला। नोटिफिकेशन बार में एक मैसेज आया था। ये मैसेज लॉन्ग जानतियन ने भेजा था। वो उस हॉलीडे आइलैंड के पास पहुंच चुका था। मैंने पहले कहा था कि सू फैमिली की बहनों से थोड़ा ब्याज वसूल करना है, इसलिए लॉन्ग जानतियन रातों रात विदेश चला गया था और अब मुझे मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
मुझे पता था कि अब असली मजा शुरू होने वाला है। आज सुबह सुबह सू मंग्याओ और सू वानचिंग को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय सू मंग्याओ को पता चला कि उसके कार्ड में कोई बैलेंस नहीं है। इससे सू मंग्याओ को एहसास हुआ कि मैं शायद सच में गुस्सा हूं, वरना मैं उसका कार्ड ब्लॉक नहीं करता। हालांकि उसे पता था कि मैं गुस्सा हूं, लेकिन सू मंग्याओ को अभी भी यही लग रहा था कि मैं बहुत छोटी सोच वाला इंसान हूं। कोई और रास्ता ना देखकर उसने वो कार्ड निकाला जो उसके पिता ने उसे दिया था, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि उसके अपने पिता ने भी उसके सारे बैंक कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। रातों रात दोनों बहनें पूरी तरह कंगाल हो गई थीं। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट का बिल भी सॉन्ग जिंगन्यान को ही भरना पड़ा। उस हॉलिडे आइलैंड पर चीजें बहुत महंगी थीं। एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट का बिल ही हजारों में आ गया था, इसलिए पैसे देते हुए सॉन्ग जिंगन्यान के पसीने छूट रहे थे। सू मंग्याओ ने बहुत ही प्यार से सॉन्ग जिंगन्यान के सिर पर हाथ रखा और वादा किया, टेंशन मत लो, मैं अभी डैड को कॉल करके पैसे मंगवाती हूँ, फिर मैं तुम्हें इसके 10 गुना पैसे वापस कर दूंगी। सॉन्ग जिंगन्यान की आंखों में लालच की चमक आ गई, लेकिन उसने बहुत समझदार बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं, आप बहनों ने मेरी बहुत मदद की है, आपकी मदद करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर सू मंग्याओ ने मन ही मन मेरी और उसकी तुलना की। काश वेंजिन भी इतना ही समझदार होता। अपने सामने खड़े सीधे साधे भाई को देखकर उसने मन ही मन एक आह भरी। रूम में वापस जाने के बाद सू मंग्याओ मुझे कॉल करने वाली थी, ये पूछने के लिए कि मैंने उसका कार्ड ब्लॉक क्यों किया, लेकिन अफसोस मुझे उस औरत की कोई बकवास नहीं सुननी थी। मैंने उसे पहले ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। उसने अपने पुराने अमीर दोस्तों से मदद मांगने की भी सोची। उस सर्कल के लोग बहुत ही अमीर और पावर वाले थे, जिनकी पॉकेट मनी ही इतनी होती थी जितनी एक आम इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। अगर वो थोड़ी बहुत मदद भी कर देते तो सू फैमिली की बहनें और उसके लोग आराम से वीआईपी लाइफ जी सकते थे। लेकिन उस सर्कल के हर एक अमीरजादे ने बहाना बनाकर सू फैमिली की बहनों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने तो सू फैमिली का कॉल देखते ही सीधा काट दिया। ये देखकर सू मंग्याओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, जो लोग नॉर्मली उसके आगे पीछे घूमते थे, आज वो उसे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं। सू फैमिली की बहनों को ये एहसास ही नहीं था कि अमीर लोगों का सर्कल बहुत छोटा होता है। पूरी कैपिटल सिटी में हर कोई जानता था कि मैंने सू फैमिली को दिवालिया करने का ऑर्डर दिया है, तो फिर एक मामूली सी सू फैमिली के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कौन करेगा। सू वानचिंग ने मायूस होकर फोन नीचे रख दिया। उनके सारे कार्ड्स बंद हो चुके थे, उनके पास कैश भी नहीं था। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो आज रात ही उन्हें होटल से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों ना हम डैड को कॉल करें, हम उनकी बेटियां हैं, वो हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। सू वानचिंग ने बहुत ही मीठी आवाज में सू शानहे को कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, फोन के उस पार से भयानक गालियां और डांट पड़ने लगी। सू शानहे की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो सू वानचिंग को कच्चा चबा जाएगा। उसे अभी अभी हे फैमिली में इतनी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। हालांकि उसके मन में मेरे लिए बहुत नफरत थी, लेकिन असल में ये सब उसकी इन दोनों नालायक बेटियों की वजह से ही हो रहा था। तो फिर सू शानहे को गुस्सा कैसे नहीं आता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्या तुम्हें पता भी है, तुम दोनों बहनों की वजह से हमारी सू फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। बेवकूफ लड़कियों, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रही हो। अपनी बहन को साथ लो और तुरंत अगली फ्लाइट से वापस आओ, वरना मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बटलर उस आइलैंड पर पहुंच चुका है, उसके साथ चुपचाप वापस आ जाओ। फोन के उस पार सू शानहे गुस्से से उबल रहा था। ये आखिरी धमकी देकर उसने तुरंत कॉल काट दी। कल रात ही सू शानहे ने सू वानचिंग, सू मंग्याओ और उस भिखारी सॉन्ग जिंगन्यान को पकड़कर वापस लाने के लिए लोगों को भेज दिया था। टाइम के हिसाब से वो लोग अब तक पहुंच चुके होंगे। सू वानचिंग का चेहरा सुन्न पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ये पहली बार था जब सू शानहे ने उस पर इतनी बुरी तरह चिल्लाया था। इतनी सी बात के लिए क्या इतना सब करने की जरूरत थी? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या उनके अपने परिवार की नजरों में वो दोनों बहनें इतनी भी ट्रस्ट के लायक नहीं है? दीदी, अब हम क्या करें? क्या हमें वापस जाना चाहिए? सू वानचिंग अभी छोटी थी। पहली बार इतनी बुरी तरह डांट खाने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सू मंग्याओ अभी भी सोच में पड़ी थी, लेकिन जिंगन्यान को भी तो हमारे साथ की जरूरत है। ठीक उसी वक्त रूम की डोरबेल बजी। सू वानचिंग को लगा कि सॉन्ग जिंगन्यान आया है, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। आपको किससे मिलना है? क्या आप गलत रूम में आ गए हैं? सू वानचिंग ने हैरानी से पूछा, लेकिन दरवाजे पर खड़े लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस उनके होठों पर एक भयानक स्माइल थी। अगले ही पल बिजली की रफ्तार से उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला और उसे सीधा सू वानचिंग की गर्दन में घुसा दिया। एक ही पल में सू वानचिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपनी बहन की चीख सुनी, लेकिन अगले ही पल वो चीख भी एकदम से बंद हो गई। साफ था कि उसकी बहन का भी वही हाल हुआ था। उसी समय होटल के बगल वाले रूम में सॉन्ग जिंगन्यान अभी अभी नहाकर निकला था। वो शीशे के सामने खड़ा खुद को निहार रहा था। वो दिखने में काफी हैंडसम था और उसके चेहरे पर हमेशा एक बेचारी सी मासूमियत रहती थी, जिससे सू फैमिली की बहनों के अंदर उसे प्रोटेक्ट करने की फीलिंग और भी बढ़ जाती थी। सॉन्ग जिंगन्यान ने अपनी पॉकेट से एक पाउडर का पैकेट निकाला और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी स्माइल आ गई। आज रात वो शराब में ये पाउडर मिलाने वाला था ताकि सू फैमिली की बहनें पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाएं। सॉन्ग जिंगन्यान नशीली दवा मिली हुई रेड वाइन की 2 बॉटल्स लेकर सू फैमिली की बहनों के रूम के बाहर पहुंचा। उसे हैरानी हुई कि रूम लॉक नहीं था,
क्या वो मेरा इंतजार कर रही हैं? ये सोचकर सॉन्ग जिंगनियान मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि रूम में सू फैमिली की बहनों का कोई नामो निशान नहीं था। सॉन्ग जिंगनियान ने अपनी भवें सिकोड़ी। नॉर्मली वो बहनें जहां भी जाती थीं उसे हमेशा अपने साथ ले जाती थीं। सोचते हुए अचानक उसकी नजर बेडसाइड टेबल पर लैंप के नीचे दबे एक पेपर पर पड़ी। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, अगर इन दोनों औरतों की जान चाहिए तो 1 मिलियन कैश लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ। उस पेपर को देखते ही सॉन्ग जिंगनियान का दिमाग फट पड़ा। उसने सदमे में एक लंबी सांस ली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हॉलिडे आइलैंड पर किडनैपिंग जैसी चीज हो सकती है, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि सू फैमिली की बहनें किडनैपर्स का टारगेट बन जाएंगी। इस वक्त सॉन्ग जिंगनियान बुरी तरह से घबरा गया था। उसके पैर कांप रहे थे। वो तो बस एक कॉलेज से पास आउट लड़का था। उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। डरते डरते सॉन्ग जिंगनियान ने कॉल रिसीव की। फोन के उस पार से एक बहुत ही भारी इलेक्ट्रॉनिक आवाज आ रही थी, जिसे साफ तौर पर वॉइस चेंजर से बदला गया था। अगर सू फैमिली की बहनों को बचाना है तो 1 मिलियन लेकर आ जाओ। सॉन्ग जिंगनियान का दिल जोर से धड़का और वो कांपने लगा। इन किडनैपर्स ने पक्का उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय में सू फैमिली की बहनों ने उसे जो छोटे मोटे अमाउंट्स ट्रांसफर किए थे वो सब मिलाकर ठीक 1 मिलियन ही होते थे। उसी वक्त फोन पर एक लड़की के रोने की आवाज आई। जिंगनियान, मैं वन किंग बोल रही हूँ, प्लीज मुझे और दीदी को बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिंगनियान, इन्हें बस 1 मिलियन चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही, प्लीज अभी हमें बचा लो, वापस जाने के बाद मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। सॉन्ग जिंगनियान मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना वो ये 1 मिलियन लेकर सीधा यहाँ से भाग जाए। एक आम इंसान के लिए 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। सू फैमिली की बहनें मरे या जिएं, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अभी सू वन किंग की बातों ने उसके इस प्लान को बदल दिया। अगर वो अपने पास बचे हुए वो आखिरी 1 मिलियन देकर सू फैमिली की बहनों को बचा लेता है तो आगे चलकर उसे 1 मिलियन से कहीं ज्यादा मिलेगा। हो सकता है एहसान के तौर पर उसे सू फैमिली की किसी बहन से शादी करने का मौका मिल जाए, और तब पूरी सू फैमिली की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, जिसकी कीमत न जाने कितने मिलियन होगी। सॉन्ग जिंगनियान ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिंग्याओ दीदी, वांचिंग दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं आप दोनों को जरूर बचाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर सू फैमिली की बहनें इमोशनल हो गईं। ठीक है, जब डील पक्की हो गई है तो अब पैसे लेकर आ जाओ। कॉल कट हो गई। सॉन्ग जिंगनियान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये किडनैपिंग उसके लिए कोई बुरी चीज नहीं है। अगर उसने सही से प्ले किया तो ये उसकी किस्मत चमकाने का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। बिना एक भी पल बर्बाद किए सॉन्ग जिंगनियान जल्दी से कैश अरेंज करने में लग गया। और उसी समय एक बहुत ही अंधेरे और बड़े से अबैंडन बेसमेंट में काले कपड़े पहने एक आदमी ने फोन काटा। उसने चेयर से बंधी सू फैमिली की बहनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेडीज, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया। यूलॉन्ग मैनर के अंदर मैं एक साउंड प्रूफ रूम में बैठा था। मेरे ठीक सामने 4 बड़ी स्क्रीन्स लगी थीं। उन स्क्रीन्स पर हॉलिडे आइलैंड के उसी अबैंडन बेसमेंट का लाइव नजारा चल रहा था। लॉन्ग जंथियान ने वहां पहले ही हिडन कैमरास सेट कर दिए थे, ताकि मैं आने वाले इस बेहतरीन शो का हर एक एंगल से मजा ले सकूं। मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या आप कोई हीरो बनकर बचाने वाला ड्रामा रच रहे हैं, ताकि सू फैमिली की बहनों को अपनी गलती का एहसास हो और वो वापस आपके पास लौट आएं? मेरे दिमाग में सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजी, जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूं? मैं आराम से अपने ग्लास में रेड वाइन घुमा रहा था। मैं तो बस थोड़े मजे ले रहा हूँ। सू फैमिली की बहनों ने जो किया उससे मुझे बस थोड़ी सी इरिटेशन हुई थी। वो मेरे लिए बस एक मच्छर के काटने जैसा था, जिसे मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ। वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उनसे कोई बदला लूं। और रही बात सू फैमिली की बहनों की उम्र की, तो मैं सिस्टम के दिए हुए उस घटिया मिशन को पूरा करने के लिए सिंप बनकर उनके पीछे तो घूमने से रहा। इसलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे सू फैमिली की बहनें खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे रहम की भीख मांगे। तभी मैं उनकी लाइफ को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सिस्टम की दी हुई वो 3 साल की उम्र नहीं चाहता, मुझे उससे कहीं ज्यादा चाहिए। उस अबैंडन बेसमेंट में आधा घंटा बहुत जल्दी बीत गया। चेयर पर बंधी सू फैमिली की बहनों को कुछ आवाज सुनाई दी। दीदी, जिंगनियान आया है, जिंगनियान हमें बचाने आ गया। आंखों पर पट्टी बंधे जिंगनियान को मास्क पहने कुछ लोग अंदर लेकर आए। जिंगनियान, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, सू वांचिंग ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा। जिंगनियान, शुक्र है तुम आ गए, वरना आज हमारा बचना नामुमकिन था। सू मेंग्याओ ने अपने होंठ चबाए। वो मन ही मन बहुत खुश थी कि जिंगनियान उसके साथ है, वरना उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। सॉन्ग जिंगनियान ने दोनों बहनों को देखकर एक स्माइल दी। फिर उसने मास्क पहने लॉन्ग जंथियान की तरफ देखा। बॉस, मैं पैसे ले आया हूँ, अब तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं ना? लॉन्ग जंथियान ने अपने कंधे उचकाए। बिल्कुल, हम अपने वादे के पक्के हैं।
मास्क के पीछे लॉन्ग जानतियन के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसने अपने आदमियों को उन्हें खोलने का इशारा किया, लेकिन एक आदमी सू फैमिली की बहनों के बीच जाकर अचानक रुक गया। बॉस, किसे खोलना है? सबकी नजरों के सामने उस आदमी ने हंसते हुए ये सवाल पूछा। एक ही पल में सॉन्ग जिंग नियान और सू फैमिली की बहनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। बॉस, आपके कहने का क्या मतलब है? सॉन्ग जिंग नियान ने थूक निगलते हुए बहुत ही डरते हुए पूछा। लॉन्ग जानतियन की आवाज अभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब साफ है, किसी एक को चुनो। इन दोनों औरतों में से किसे आजाद किया जाए? सॉन्ग जिंग नियान ने हैरानी से लॉन्ग जानतियन को घूरा। मैंने पूरे 1 मिलियन दिए हैं। लॉन्ग जानतियन जोर से हंसा। हाँ, 1 मिलियन दिए हैं, लेकिन मैंने ये कब कहा कि 1 मिलियन में मैं दोनों को छोड़ दूंगा? सॉन्ग जिंग नियान तुरंत गुस्से में आ गया। उसने आगे बढ़कर लॉन्ग जानतियन का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन लॉन्ग जानतियन का पैर उससे कहीं ज्यादा तेज था। पलक झपकते ही उसकी एक किक सीधी सॉन्ग जिंग नियान की गर्दन पर बहुत जोर से पड़ी। अगले ही पल वो कटी हुई पतंग की तरह हवा में उछला और बहुत जोर से दीवार से जाकर टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। ये नजारा देखकर सू फैमिली की बहनें बुरी तरह घबरा गईं। एक तरफ उन्हें दूर गिरे सॉन्ग जिंग नियान की हालत देखकर रोना आ रहा था, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी जान की फिक्र सताने लगी। लॉन्ग जानतियन ने बहुत ही नफरत से अपना कॉलर झाड़ा। कीड़े मकोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसने अपने पीछे खड़े आदमियों को इशारा किया। जाओ, इस कमीने की एक टांग तोड़ दो। सॉन्ग जिंग नियान का दिमाग सुन्न हो चुका था और वो बुरी तरह डर गया था। अब जाकर उसे होश आया कि जो लोग यहाँ खड़े हैं वो कोई शरीफ इंसान नहीं है। ये उनका देश नहीं, विदेश है, और ये लोग वो खूंखार अपराधी हैं जो खून से खेलते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बॉस, प्लीज। वो घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगा, लेकिन लॉन्ग जानतियन के आदमियों को इससे कोई मतलब नहीं था। एक आदमी हाथ में लोहे की मोटी रॉड लिए सॉन्ग जिंग नियान के पास आया और बिना कोई रहम खाए उसने रॉड पूरी ताकत से उसकी टांग पर मारी। अगले ही पल पूरे बेसमेंट में सॉन्ग जिंग नियान की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। उसकी ये हालत इतनी भयानक थी कि सू फैमिली की बहनों से देखा तक नहीं गया। कुछ मिनट बाद जमीन पर पड़े सॉन्ग जिंग नियान को अपनी टूटी हुई टांग पकड़े दर्द से तड़पते देखकर लॉन्ग जानतियन ने आवाज लगाई। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चुनो। 1 मिलियन से सिर्फ एक की जान बचेगी। टेंशन मत लो, हम अपने वादे के पक्के हैं। जल्दी चुनो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर 3 मिनट में नहीं चुना तो तुम तीनों में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए लॉन्ग जानतियन ने आखिरी वार्निंग दे दी। उसकी आवाज बहुत ही ठंडी थी और मास्क के पीछे से झांकती उसकी आंखें पूरी तरह से बेरहम थीं। लॉन्ग जानतियन से एक बार आंख मिलते ही सॉन्ग जिंग नियान की रूह कांप गई। उसे पता था कि ये कोई मजाक नहीं है और अब यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं चलने वाली। उसे आज सू मैंग याओ और सू वान क्वेंग में से किसी एक को चुनना ही होगा। लेकिन किसे चुने? इस सिचुएशन में वो क्या करे? वो जिसे भी चुनेगा उसका मतलब होगा दूसरे को मौत के मुंह में धकेलना। एक ही पल में सॉन्ग जिनयान के कंधों पर पहाड़ जितना भारी बोझ आ गया और ऊपर से उसकी एक टांग टूट चुकी थी। सॉन्ग जिनयान का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। बॉस, मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, प्लीज दोनों को छोड़ दीजिए। लॉन्ग जेंटियान ने सॉन्ग जिनयान को एक जोरदार लात मारी और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट और 30 सेकंड है। जब तक मेरा दिमाग शांत है जल्दी से चुन लो। ये कहकर वो साइड में रखे एक सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाया और इस पूरे ड्रामे को मजे से देखने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि मैंने सीधा मौत की सजा देना क्यों कैंसिल किया था। इन कमीनों को सीधा गोली मार देने में वो मजा कहां है जो अब आ रहा है। तुम साले धोखेबाज, तुम लोग। सू वांकिंग गालियां देने लगी, लेकिन लॉन्ग जेंटियान को यह सब सुनने का शौक नहीं था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और एक आदमी ने जाकर सू वांकिंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। सू मंगियाओ सन्न रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके होठों से खून बहने लगा। जमीन पर दर्द से तड़प रहे सॉन्ग जिनयान को भी नहीं बख्शा गया। उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। बॉस, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे मत मारिए। इस वक्त सॉन्ग जिनयान लगभग रोने की हालत में था। आखिर वो बस एक चालाक कॉलेज स्टूडेंट ही तो था। उसने ऐसी खौफनाक चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सामने खड़े लोगों की आंखों में देख सके। उसकी लाल आंखें अपने हाथों के बीच से उस सू वांकिंग को घूर रही थीं, जिसने अभी गालियां दी थीं। ये बेवकूफ औरत, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा वक्त है। हमारी जान इनके हाथ में है और ये इन्हें गुस्सा दिला रही हैं। साथ ही अब उसके मन में सू फैमिली की बहनों के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। अगर ये दोनों ना होती तो उसे यहाँ कुत्ते की तरह मार क्यों खानी पड़ती? अगर उसे पता होता कि ये लोग इतने खूंखार हैं तो वो यहाँ कभी नहीं आता। वो सीधा 1 मिलियन लेकर बहुत दूर भाग जाता। अब उसके 1 मिलियन भी चले गए थे और उसकी एक टांग भी टूट गई थी। अब वो एक ऐसी जगह फंस गया था जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे किसी एक को बचाना ही होगा और जिस भी इंसान को वो बचाए उससे उसे इतना फायदा मिलना चाहिए जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। डैम इट, मैं किसे बचाऊं जिससे मुझे सबसे
सबसे ज्यादा फायदा हो। सॉन्ग जुनियान पागलों की तरह सोचने लगा। सू मंग्याओ भी सॉन्ग जुनियान की परेशानी समझ रही थी। उसने अपने दांत पीसे और कहा, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? मैं कैपिटल सिटी की सू फैमिली की बड़ी बेटी हूं। अगर तुम आज हमें छोड़ दो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। लॉन्ग जंटियान ने अपने आदमियों की तरफ देखा और वो जोर से हंसा। मैडम, क्या हम तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं? अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम मुझे 10 मिलियन दोगी? मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने का शौक नहीं है, और वैसे भी पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। तुम दोनों बहनें इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कहीं भी बेचेंगे तो हाथों हाथ बिक जाओगी। ये बात सुनते ही सू फैमिली की बहनों का दिल बहल गया। उन्हें लगा था कि ये लोग सिर्फ पैसों के भूखे हैं और थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखाएंगे, लेकिन ये लोग तो साक्षात शैतान निकले। दोनों बहनें बहुत अच्छे से जानती थीं कि उनकी जैसी खूबसूरती वाली लड़कियों को विदेशों में बेचने पर कितनी बड़ी रकम मिल सकती है। सू मेंग योंग ने अपने दांतों को जोर से तीसा। वो अभी भी डील करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक आखिरी ट्रम्प कार्ड बचा था। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे किडनैप किया है? सू मेंग योंग ने लॉन्ग जंथैन को घूरते हुए कहा। लॉन्ग जंथैन ने अपनी भवें चढ़ाईं। लगता है आप दोनों कोई बहुत बड़ी वीआईपी हैं। एक उम्मीद की किरण देखकर सू मेंग योंग जोर से चिल्लाई। क्या तुम ही फैमिली को जानते हो? पूरे देश का सबसे पावरफुल और अमीर खानदान। हम ही फैमिली के यंग मास्टर की होने वाली पत्नियां हैं। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो क्या तुम्हें ही फैमिली के बदले से डर नहीं लगता? लॉन्ग जंथैन और उसके आदमी सुन्न रह गए। उसने सोचा था कि सू मेंग योंग किसी बड़े लीडर का नाम लेगी या किसी फेमस इंसान की धमकी देगी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरा नाम लेगी। एक पल के लिए तो लॉन्ग जंथैन का भी दिमाग ब्लैंक हो गया। बहुत सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि सू फैमिली की इस बेवकूफ औरत के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो ही फैमिली के नाम की धमकी दे रही है। क्या इसे याद नहीं कि इसने खुद क्या किया है? लॉन्ग जंथैन को चुप देखकर सू मेंग योंग को लगा कि मेरा नाम सच में काम कर गया है। विदेश के इस हॉलिडे आइलैंड पर भी मेरे नाम का खौफ है। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ही फैमिली की पावर कितनी बड़ी है। सू मेंग योंग ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। बगल में बैठी सू वान क्विंग को भी लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बिल्कुल सही, अब तो हमें छोड़ दो। विंजिन भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोंग जितनेन में देखा कि सिचुएशन बदल रही है तो वो तुरंत बोल पड़ा। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ही फैमिली का स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हूँ और मेरे ही फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशन है। बॉस, प्लीज ही फैमिली की इज्जत की खातिर हमें जाने दीजिए। तीनों उम्मीद भरी नजरों से लॉन्ग जंथैन की तरफ देखने लगे। लॉन्ग जंथैन खुद को रोक नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। वो सू मेंग योंग के पास आया, थोड़ा झुका और उसे घूरते हुए बोला, तुम ही फैमिली की होने वाली पत्नी हो? उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो सू मेंग योंग का फोन लेकर आएं। तो ठीक है, अभी उन्हें कॉल करो। अगर ही फैमिली सच में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है तो मैं अभी के अभी तुम सबको आजाद कर दूंगा। यू लॉन्ग मैनर में मॉनिटर्स के सामने मैं अपने पैर पर पैर चढ़ाए बहुत शांति से स्क्रीन पर सू मेंग योंग को देख रहा था। जब मैंने सुना कि सू मेंग योंग मेरे नाम की धमकी दे रही है तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मास्टर, ऐसा लगता है कि सू फैमिली की बहनों के दिल में अब भी आपके लिए जगह है। मेरे दिमाग में सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। पहले सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूं, लेकिन ये सीन देखने के बाद उसे सब समझ आ गया। ये तो साफ था कि मैं बाहर से प्रेशर डलवाकर सू फैमिली की बहनों को उनकी असली फीलिंग्स का एहसास करवाना चाहता हूं। सिस्टम को मानना पड़ा कि चुपचाप चले जाने और हार्ड टू गेट प्ले करने से कहीं ज्यादा बेटर ये डायरेक्ट अप्रोच है। इंसान हमेशा चीजों की कद्र तब करता है जब वो उन्हें खो देता है। ठीक उसी वक्त मेरे सामने रखा मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। सू वानचिंग और सू मंग्याओ का नंबर मैंने पहले ही ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर सकती थीं। कोई और रास्ता ना देखकर सू मंग्याओ ने सोंग जिंगनियान के फोन से मुझे कॉल किया था। मैंने फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत ही मजे से लाइव मॉनिटर देखता रहा। स्क्रीन पर जैसे जैसे बेल बज रही थी, सू मंग्याओ का चेहरा घबराहट से पीला पड़ता जा रहा था। सू वानचिंग और सोंग जिंगनियान के चेहरे पर भी मौत का खौफ छा गया था। अब सिर्फ मैं ही उनकी इकलौती उम्मीद बचा था। अगर मुझसे बात नहीं हो पाई तो उनका काम तमाम हो जाएगा। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। सू मंग्याओ ने कॉल कट करके फिर से रीडायल किया। वो इतनी बुरी तरह घबरा रही थी जैसे तवे पर कोई चींटी हो। मास्टर, क्या आप सच में कॉल नहीं उठाएंगे? सिस्टम ने हैरानी से पूछा। ऐसा लग रहा है कि सू फैमिली की बहनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने एक हल्की सी आ भरी और अपना वाइन का गिलास टेबल पर रख दिया। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, सच कहूं तो तुम सच में एक ट्रैजिक नॉवल वाले सिस्टम हो। तुम्हारा दिमाग भी नॉर्मल नहीं है। मैंने मॉनिटर की तरफ देखते हुए बहुत ही घमंड से अपना सिर हिलाया। उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ है। उन्हें बस ये पता है कि वो अब मरने वाले हैं, और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो भी गया तो क्या गलती मानने से मैं उन्हें छोड़ दूंगा? सिस्टम की आवाज कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, मास्टर, मुझे ये कहना पड़ रहा है, आपकी सोच सच में बहुत शैतानी है। मैंने अपने कंधे उचकाए।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं माना कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूं। सिर्फ छोटे बच्चे और बेवकूफ लोग ही अच्छाई और बुराई पर विश्वास करते हैं। सू मंग्याओ ने हार ना मानते हुए 10-12 कॉल और किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सू मंग्याओ पूरी तरह टूट चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? वेंजिन मेरा फोन कैसे नहीं उठा सकता? क्या वो अभी भी गुस्सा है? क्या वो देख नहीं सकता कि मैं इतनी घबराई हुई हूं? पक्का कोई इमरजेंसी ही होगी। इतने खौफनाक वक्त में भी वो उस छोटी सी बात को पकड़कर बैठा है। सू मंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इस मौत के दरवाजे पर सिर्फ मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद था। उसे लग रहा था कि चाहे मैं कितना भी गुस्सा क्यों न हूं, मुझे उसका फोन उठाना चाहिए था। ये आदमी इतनी छोटी सोच वाला कैसे हो सकता है? मैंने उसे 1000 बार समझाया है कि मेरे और मेरी बहन का सॉन्ग जिंगनियान के साथ कोई चक्कर नहीं है, फिर भी वो मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? बॉस, क्या मैं आपके फोन से एक बार कॉल कर सकती हूँ? मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार वेंजिन भैया जरूर फोन उठाएंगे। सू मंग्याओ ने लॉन्ग जंतायन की तरफ देखते हुए भीख मांगी, लेकिन लॉन्ग जंतायन ने एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। और तू साली खुद को हे फैमिली की होने वाली पत्नी कहती है? सू मंग्याओ थप्पड़ खाकर सुन्न होकर जमीन पर गिर पड़ी। लॉन्ग जंतायन एक कदम और आगे बढ़ा और उसने उल्टे हाथ से एक और तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। मैं भी सोचूं कि मैंने हे फैमिली के यंग मास्टर की सगाई की कोई खबर क्यों नहीं सुनी। तू तो साला मेरे सामने झूठी धमकियां दे रही थी। सू मंग्याओ के मुंह से खून बहने लगा। लॉन्ग जांतियान सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी कलाई घुमाई। बहुत हो गया, ये ड्रामा अब यहीं खत्म होता है। मुझे तुम्हारी ये नौटंकी और नहीं देखना। ओए बेवकूफ लड़के, क्या तूने चुन लिया? अगर अभी भी डिसाइड नहीं किया है तो तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। दूसरी तरफ सॉन्ग जिन्यान को लॉन्ग जांतियान के आदमियों ने कॉलर से पकड़कर उठा रखा था। मास्क के पीछे से खूनखार आंखें सॉन्ग जिन्यान को घूर रही थीं। आखिरकार फैसला करने का वक्त आ ही गया था। सॉन्ग जिन्यान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने एक बार सू मेंग्याओ को देखा, फिर सू वानचिंग को। वो क्या करे? वो आखिर किसे चुने? लॉन्ग जांतियान ने 3 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। एक ही पल में मानो हवा में भी सन्नाटा छा गया। जमीन पर गिरी सू मेंग्याओ कांपते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खौफ के मारे उसके पैर नहीं टिक रहे थे। ये सच में मौत का दरवाजा था। जो भी यहाँ छूट जाएगा उसका अंजाम मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। वो सीधा नर्क में जाएगा। सू वानचिंग भी बुरी तरह डरी हुई थी। वो दिल से चाह रही थी कि सॉन्ग जिन्यान उसे चुने। जिन्यान, मुझे चुनो। अचानक सू मेंग्याओ जोर से चिल्लाई, मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। मैं सू फैमिली की सबसे पहली वारिस हूँ और मैं अपनी बहन से कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। जिन्यान! ये बात सुनते ही सू वानचिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बंद आंखें झटके से खोलीं और अपनी बहन को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। मैं मेंग्याओ दीदी को चुनता हूँ। आखिरी पल में सॉन्ग जिन्यान ने अपना फैसला सुना दिया। फिर सू मेंग्याओ को तुरंत आजाद कर दिया गया। वो और सॉन्ग जिन्यान एक दूसरे का सहारा लेकर कांपते कदमों से उस बेसमेंट से बाहर निकल गए। सू वानचिंग बस चेयर पर बंधी रह गई। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। बेसमेंट का बड़ा सा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी बहन बच गई थी। उसका प्यारा भाई सॉन्ग जिन्यान भी बच गया था, लेकिन इसकी कीमत उसे हमेशा के लिए इस नर्क में रहकर चुकानी पड़ी। यू लॉन्ग मैनर की बड़ी स्क्रीन पर सू वानचिंग के चेहरे का खौफनाक एक्सप्रेशन रुक गया था। उसका पूरा चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखों में एक भयानक सूनापन था। इंसान अपना बलिदान देना मंजूर कर सकता है, लेकिन जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा चाहा हो, उसका धोखा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए सू मेंग्याओ ने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन को नर्क में धकेल दिया था। सू वानचिंग के दिल में नफरत का एक बहुत गहरा बीज बो दिया गया था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये शो देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। इस पल सिस्टम को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। सिस्टम की नजरों में मैं इंसानों के दिल से खेलने वाला एक बहुत बड़ा शैतान बन चुका था। दूसरी तरफ सू फैमिली में सू शान है तवे पर नाचती चींटी की तरह परेशान था। अभी थोड़ी देर पहले बटलर का फोन आया था कि उस हॉलिडे आइलैंड पर सू फैमिली की बहनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वो ऐसे गायब हो गई हैं जैसे कभी वहां थी ही नहीं। सू शान है के दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि उसकी दोनों बेटियां सॉन्ग जिन्यान को लेकर भाग गई हैं। अब उसकी दोनों बेटियां ही सू शान है का आखिरी तुरप का इक्का थी। अगर वो वापस नहीं आई तो वो हे फैमिली को क्या जवाब देगा? तभी सू शानहे का फोन बज उठा। उसने तुरंत कॉल रिसीव की, लेकिन जो खबर उसे मिली उस पर यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी दोनों बेटियों को किडनैप कर लिया गया था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन खूंखार किडनैपर्स ने उसकी छोटी बेटी सू वांगचिंग को अपने साथ रख लिया था और सू मेंग्याओ को भी सॉन्ग जिन्यान ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। सू शानहे सदमे में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बड़ी बेटी तो मौत के मुंह से बचकर आ गई थी, लेकिन छोटी बेटी जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता।
जानता था। शुक्र है कि बटलर ने सू मेंग्याओ और सॉन्ग जिनयान को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। चेकअप के बाद पता चला कि सू मेंग्याओ को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सॉन्ग जिनयान की एक टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और चोट इतनी गहरी थी कि शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़े। सू शानहे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक सू मेंग्याओ ठीक थी, सब सही था। उसने अपनी घबराहट और गुस्से को जबरदस्ती पी लिया। उसने ऑर्डर दिया, तुम अभी वहीं रुको और परसों तक हर हाल में मेरी बड़ी बेटी को वापस लेकर आओ। और रही बात वांगचिंग की, तो उसका पता लगाओ। मुझे जानना है कि आखिर वो कौन है जिनकी मेरी सू फैमिली पर हाथ डालने की हिम्मत हुई। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही थी। कंपनी दिवालिया होने वाली थी, छोटी बेटी गायब थी जिसका कोई अता पता नहीं था, और खुद हे फैमिली के घर जाकर उसे इतनी भयानक बेइज्जती सहनी पड़ी। अगर किसी का दिल लोहे का भी बना हो तो वो भी इन सब से टूट जाएगा। ध्यान से सोचा जाए तो ये सब उसकी इन दोनों बेवकूफ बेटियों की वजह से ही हुआ था। अगर वो उस भिखारी सॉन्ग जिनयान के साथ छुट्टी मनाने की जिद ना करते तो ये सब कभी होता ही नहीं। वो मन ही मन सॉन्ग जिनयान से नफरत करने लगा था, लेकिन अब कुछ भी कहना बेकार था। उसे जल्द से जल्द इस नुकसान को रोकना ही होगा। उसी वक्त हॉलिडे आइलैंड के एक हॉस्पिटल के रूम में जब बटलर बाहर सू शानहे से बात कर रहा था, तब सू मेंग्याओ अंदर सॉन्ग जिनयान को घूर रही थी। जिनयान, मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे मानना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने अभी अभी किडनैपिंग की एक झूठी कहानी रची थी। इस कहानी में किसी एक को चुनने की कोई शर्त नहीं थी। कहानी बस ये थी कि वो किडनैपर्स बहुत खूंखार थे और दोनों बहनों को विदेश बेचना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पर सॉन्ग जिनयान आ गया और उन्हें रोकने लगा। आखिर में सॉन्ग जिनयान ने अपनी जान पर खेलकर सू मेंग्याओ को बचा लिया, लेकिन उसकी टांग टूट गई और बहुत ही बदकिस्मती से सू वांगचिंग को वो लोग उठा ले गए और अब उसके जिंदा या मुर्दा होने की कोई खबर नहीं है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर सच बाहर आ गया तो सिर्फ सॉन्ग जिनयान ही नहीं फंसेगा, बल्कि सू मेंग्याओ का भी बहुत बुरा हाल होगा। अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही सगी बहन को मौत के मुंह में ढकेलना, सिर्फ इसी बात के लिए पूरी दुनिया सू मेंग्याओ पर थूकेगी और शायद सू फैमिली की प्रॉपर्टी में उसका हक भी छिन जाएगा। वो अपनी बहन से प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी बहन से उसे कोई खतरा ना हो, सोइस ना हो। इसमें कोई शक नहीं था कि इस घटना के बाद सू वांगचिंग अब सू मेंग्याओ के रास्ते का कांटा बन चुकी थी। मैं समझ गया मेंग्याओ दीदी। सॉन्ग जिनयान की दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसका चेहरा उदास था। बस पता नहीं वानकिंग दीदी कैसी होंगी। सू मेंग्याओ की आंखों में अजीब सी कश्मकश थी। थोड़ा खौफ था, थोड़ा दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा एक खूंखार इरादा था। सच कहूं तो अब वो सच में यही चाह रही थी कि सू वानकिंग उन किडनैपर्स के हाथों मारी जाए और कभी वापस लौटकर ना आए। इन सब बातों के बारे में मत सोचो। अगर वो सच में वापस आ गई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, सू वेंग्याओ ने बहुत धीमी आवाज में कहा। सॉन्ग जिनयान तो बस नाटक कर रहा था। वो देखना चाहता था कि सू मेंग्याओ का रिएक्शन क्या है। आखिर वो दोनों सगी बहनें थीं। कल को अगर सू मेंग्याओ सारा इल्जाम उस पर डाल देती तो वो खुद मुसीबत में फंस जाता। अब जब उसे क्लियर हो गया था कि सू मेंग्याओ उसी की कश्ती में सवार है, तो फिर इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया मेंग्याओ दीदी, मेरी इस हालत में अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? सू मेंग्याओ ने सॉन्ग जिनयान की प्लास्टर चढ़ी हुई टांग की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द छलक उठा। टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आखिर तुमने ही मेरी जान बचाई है। ये कहते ही सू मेंग्याओ को अचानक मेरी याद आई। उस वक्त उसने मुझे इतने सारे कॉल किए थे, लेकिन मैंने एक भी फोन नहीं उठाया। अगर मैंने फोन उठाया होता तो उन किडनैपर्स की सॉन्ग जिनयान की टांग तोड़ने की हिम्मत कैसे होती? उसकी सगी बहन को वो लोग कैसे ले जा सकते थे? इस बार वेंजिन ने सच में हद पार कर दी है। मेरे बारे में सोचते ही सू मेंग्याओ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं। कुछ दिनों बाद जब चोट ठीक हो जाएगी और वो वापस जाएगी तो वो सीधा मेरे पास आकर मुझसे सवाल करेगी। इस बार उसे हर हाल में सॉन्ग जिनयान से माफी मांगनी होगी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने मन ही मन बहुत ही नफरत से सोचा, नहीं, उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी, वरना मैं उसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। कैपिटल सिटी में बैठे मुझे ये सब पता ही नहीं था कि कोई मुझसे इतनी नफरत कर रहा है। ये शो खत्म हो गया था। मैंने मॉनिटर बंद कर दिया। फिर मैंने लॉन्ग जैन टियान को कॉल किया। सू वानकिंग को थोड़ा टॉर्चर करो और फिर कल उसे वापस ले आना। बस ध्यान रखना, उसे मार मत देना। वो आगे मेरे काम आएगी। मैं सू फैमिली की बहनों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनते हुए देखना चाहता हूँ। बाद में मेरे आदमियों ने मेरे आदेशों के अंतिम चरण को अंजाम दिया। उन्होंने सू वांगचिंग को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे वफादार आदमियों में से एक उसके पास झुका। उसने उसे एक कड़वे कठोर सच की याद दिलाई। तुमने एक सड़क के चूहे के लिए एक भगवान को ठुकरा दिया, और जब आग लगी तो तुम्हारे प्यारे सॉन्ग जिंगनियन और तुम्हारी प्यारी बहन ने खुद को बचाने के लिए तुम्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। ये शब्द उसकी टूटी हुई मानसिकता में घर कर गए, जिससे मंग्याओ और सॉन्ग जिंगनियन दोनों के लिए एक पूर्ण जहरीली नफरत पक्की हो गई।
धोखे से पूरी तरह से बदल चुकी वांगचिंग को चुपचाप सू एस्टेट के पास छोड़ दिया गया, जो एक भूत की तरह अपने परिवार की ढहती दुनिया में वापस खिसक गई। 3 दिन बाद सू मंग्याओ और सॉन्ग जिंगनियन तूफान की तरह ही परिवार में घुस आए। अपनी मनगढ़ंत वास्तविकता और बिना कमाए अहंकार से अंधी होकर मंग्याओ ने चिल्लाते हुए मांग की कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं और उसके प्यारे सॉन्ग जिंगनियन की चोटों का कारण बनने के लिए माफी मांगे। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, मैंने बस एक रिमोट पर बटन दबाया। बोर्ड रूम के भारी दरवाजे खुले और बगल के कमरे से सू वांगचिंग बाहर निकली। उसकी आंखें खोखली थीं, जिनमें किसी भी तरह की बहन वाली गर्माहट नहीं थी। इससे पहले कि मंग्याओ हाफ पाती, विशाल डिजिटल डिस्प्लेस चालू हो गए। वेयरहाउस की हाई डेफिनेशन हिडन कैमरा फुटेज सबके देखने के लिए चलने लगी। ऑडियो बिल्कुल साफ थी। मंग्याओ चिल्ला रही थी कि वो वारिस है, बचाए जाने की मांग कर रही थी, और सॉन्ग जिंगनियन उत्सुकता से उसे चुन रहा था, जबकि वांगचिंग को एक जीते जागते नर्क का सामना करने के लिए पीछे छोड़ रहा था। मंग्याओ के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसकी महानता का भ्रम टूट गया था। वांगचिंग, मुझे ऐसा करना पड़ा, वो हकलाते हुए बोली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक अचानक भयानक चीख के साथ वांगचिंग ने एक छिपा हुआ हंटिंग नाइफ निकालते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। उसने मंग्याओ की छाती में चाकू को गहराई तक घोंपा और पूर्ण नफरत के उन्माद में अपनी बहन की जान ले ली। जैसे ही मंग्याओ भुजे लहू से गिर पड़ी, सॉन्ग जिंगनियन ने भागने की कोशिश की। वांगचिंग उसकी ओर घूमी। उसका चेहरा शुद्ध क्रोध का मुखौटा था और उसने उसमें भी चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी दयनीय चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। भारी सांसें लेते हुए अपने विश्वासघातियों के खून से लथपथ वांगचिंग ने उस तेज धार को अपनी कलाई पर फेर लिया। दूर सायरन्स बजने लगे और पुलिस जल्द ही कमरे में घुस आई और खून से लथपथ वांगचिंग को कस्टडी में ले लिया। इस खौफनाक दृश्य के तुरंत बाद सू परिवार का नाजुक साम्राज्य पूरी तरह से दिवालियापन में ढह गया। उनका नाम हमेशा के लिए स्कैंडल और कर्ज में दफन हो गया। अपनी शानदार लग्जरी में बैठे हुए मैंने सिस्टम की घबराई हुई, डरी हुई चेतावनियों को आखिरी बार शांत किया। मैं पीछे की ओर झुका और मुस्कुराया। जीत की खुशी। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।